हेलो बच्चों। तो हम लोग अपना अध्याय 5 ही पढ़ रहे हैं अभी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है उत्परिवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है। उत्परिवर्तन क्या होता है बच्चों? यह एक प्रकार का अचानक से आया बदलाव होता है जो कि जीन के क्रम में आता है। ठीक है। यानी कि मान लो जैसे आपको पता है नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। अगर हम डीएनए में बात करें, अगर हम आरएनए में बात करें तो थायमिन की जगह हो जाता है यूरासिल। क्या हो जाता है? यूरासिल। तो अब मान लो इस तरीके से AUG ये जीन का एक क्रम है, यानी कि इस हिसाब से कोडिंग कर रहे हैं ये। तो अब क्या हुआ, अचानक से इस U की जगह आ गया T। तो क्या हो गया, इससे पूरे ही शरीर में जो क्रियाएं होनी थी वो भी बदल गई। यानी कि शरीर को जो आगे चल के क्रियाएं करनी थी उनमें भी अचानक से बदलाव आ गया। तो ये जो अचानक से बदलाव आ जाता है डीएनए के क्रम में या फिर जीन के क्रम में, उसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन। परिभाषा हम लिखते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आएंगी बातें। डीएनए अनुक्रम में वह बदलाव जिससे जीव के जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में बदलाव आता है। डीएनए क्रम में वह बदलाव जिससे जीव के जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में बदलाव आता है। ठीक है। तो पूरी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि डीएनए अनुक्रम में वह बदलाव जिससे जीव के जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में बदलाव आता है उत्परिवर्तन कहलाता है। इसकी एक परिभाषा हम दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, अथवा जब जीन के क्रम में, क्वेश्चन में लिखेंगे नाइट्रोजन क्षारक, जब जीन के क्रम में नाइट्रोजन क्षारक, मैं मिटा रही हूं, जब जीन के क्रम में नाइट्रोजन क्षारक अचानक परिवर्तन आता है वह उत्परिवर्तन कहलाता है। वह उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला टॉपिक आप इसमें लिखेंगे उत्परिवर्तन जन, जिसे हम कहते हैं म्यूटाजन। अब ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ें हैं, ये वो कारक हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, जिनके कारण से उत्परिवर्तन होता है, जिनकी वजह से डीएनए के क्रम में अचानक बदलाव आ जाता है। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कारकों को, उन्हें हम कहते हैं उत्परिवर्तजन। तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, भौतिक एवं रासायनिक कारक जैसे यूवी रेज। यूवी रेज आपको पता है, अल्ट्रावायलेट किरणों को हम कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को हम कहते हैं शॉर्टकट में यूवी रेज।
जिनके फलस्वरूप ठीक है। तो उत्परिवर्तजन क्या है? भौतिक एवं रासायनिक कारक जैसे कि अल्ट्रावायलेट किरणें जिनके फलस्वरूप क्या हुआ? उत्परिवर्तन आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तजन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है कि उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तजन क्या है तथा उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन जो है इनमें उत्परिवर्तन वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अगला टॉपिक है उत्परिवर्तन के प्रकार। इसमें सबसे पहला है बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन डीएनए के एकल क्षार युग्म के परिवर्तन बिंदु उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, इसे समझने के लिए फिर से वैसे ही समझेंगे। जैसे मान लो GAG ये क्षार युग्म है। आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये 3 संख्या में ये कोडिंग प्रक्रिया करते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, ये मैं आपको अध्याय 6 में समझाऊंगी क्लियरली। फिलहाल ऐसे समझो, बिंदु परिवर्तन को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि सिर्फ ये 3 है, ठीक है, एक जगह ये 3 है, इन तीनों में से किसी एक का रूप बदल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर A है तो यहाँ पर आ जाएगा U। जैसे आपने पढ़ा था कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता था, ग्लूटामिक अमीनो अम्ल की जगह क्या हो जाता था, वेलाइन बन जाता था, वेलाइन के लिए जीन आ गया था। तो सेम यही चीज़ की क्या हुआ, ये 3 है एक जगह, इनमें से इसमें बदलाव आ गया तो इसे कहेंगे बिंदु पॉइंट म्यूटेशन। इसमें बदलाव आ गया तो ये क्या बन गया, ये बन गया मान लो GUG। तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा बिंदु उत्परिवर्तन, जिसे कहते हैं इंग्लिश में पॉइंट म्यूटेशन। इसका उदाहरण आप ऐसे लिखेंगे, यानी कि बिंदु उत्परिवर्तन कहाँ दिखाई देता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इसे आप लिख भी चुके हो, हंसियाकार रुधिराणु रक्ताल्पता, ठीक है, उसे इंग्लिश में हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो ये हो गया उत्परिवर्तन का पहला प्रकार। उत्परिवर्तन का जो दूसरा प्रकार है बच्चों, वो कहलाया जाता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। अब फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन की परिभाषा पहले लिख लो तो फिर समझाऊंगी क्या है ये। डीएनए के क्षार युग्मों के घटने बढ़ने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। डीएनए के क्षार युग्मों के घटने या बढ़ने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे मान लो जैसे AUG है,
मिथायोनाइन कहते हैं इसे। ये सारी चीज़ें आपको अगले चैप्टर तक याद हो जाएंगी। इसका नाम है मिथायोनाइन, AUG। ठीक है, ये आपको पता है एडिनिन है, ये यूरासिल है, ये गुआनिन है। ये सभी के सभी क्या है, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं जो कि डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए की संरचना को बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हुआ कि AUG है, मान लो 3 है, अब इसमें कोई एक्स्ट्रा आकर जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया, मान लो C जुड़ गया, तो ये गलत हो गया। मैंने आपको क्या बताया, ये 3 संख्या में ही कोड कर सकते हैं, तो ये तो हो गया बढ़ना। अब ये जब चीज़ हो गई डीएनए में, तो अब क्या होगा, शरीर की सारी क्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि उत्परिवर्तन हो गया, फिर विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया बढ़ना। घटने की अगर हम बात करें, मान लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लो बीच में से ये U हट गया। अब U हट गया तो इस A और G का कुछ मतलब नहीं रह जाता है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी अब एक गलत चीज़ हो गई है, एक अचानक से बदलाव आ गया है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब कैंसर, ये बहुत ही भयंकर बीमारी चल रही है आज के समय में, कैंसर। तो ये फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन जो है, ये कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म फिर देते हैं। तो ये आपको उत्परिवर्तन के 2 प्रकार याद रखने हैं, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। अब हम अपना वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। पहले के वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था कि कायिक गुणसूत्रों पर जो जीन्स उपस्थित हैं, उनमें जब परिवर्तन आ जाता है तो उनके द्वारा कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे लिंग गुणसूत्रों पर। लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित, लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स के परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था, हम पढ़ रहे थे कायिक गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स के परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। उसमें आपने देखा था कि अप्रभावी रूप से कौन कौन से रोग वंशानुगत हो रहे हैं, फिर आपने देखा था प्रभावी रूप से कौन से वंशागत हो रहे हैं। हालांकि आपकी किताब में सिर्फ अप्रभावी रूप से जो वंशागत है, जैसे फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, इसी के बारे में समझाया गया है। ठीक है, तो और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपकी किताब में दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि लिंग गुणसूत्र जो है, उन पर जो जीन्स उपस्थित होते हैं वो कितने प्रकार के, यानी कि किस तरीके से वो रोग उत्पन्न कर पाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिंग गुणसूत्र है, आपको पता है ये मादा में जो होते हैं लिंग गुणसूत्र, वो कितने हैं, 2 तो पुरुषों में है और 2 ही मादा में होते हैं। मादा में जो होते हैं उन्हें हम XX कहते हैं, और जो पुरुष में होते हैं उन्हें हम XY कहते हैं। ठीक है, अब जो भी इन गुणसूत्रों पर, ये दोनों क्या है, गुणसूत्र, मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्रों के ऊपर ही जीन्स स्थित होते हैं। ये आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये है कोशिका, कोशिका के अंदर है केंद्रक, केंद्रक में है गुणसूत्र, और गुणसूत्र पर ही जीन्स उपस्थित होते हैं। हम नॉर्मली बात कह देते हैं कि जीन्स कहाँ पर है, डीएनए कहाँ पर है, ये है कोशिका में। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट जगह पता करें, यानी कि एक निश्चित स्थान अगर हम कहें कि जीन कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जीन्स उपस्थित होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। और ये क्रोमोसोम्स कहाँ पर होते हैं, ये क्रोमोसोम्स होते हैं कोशिका के केंद्रक में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये XX और XY जो ये गुणसूत्र हैं, लिंग गुणसूत्र हैं, इनके ऊपर जो जीन्स उपस्थित होते हैं, इनके द्वारा कैसे रोग उत्पन्न फिर होते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार के रोग हैं। प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं।
पहला है एक्स सहलग्न, एक्स सहलग्न रोग, ठीक है। दूसरा होता है वाई सहलग्न रोग, ठीक है। तीसरा होता है एक्स वाई सहलग्न रोग। आपकी किताब में हालांकि सिर्फ एक्स सहलग्न रोग के बारे में ही बताया गया है, तो हम इन्हीं रोगों को विस्तार से पढ़ेंगे, हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या है, ये कैसे रोग हुए, नाम से ही स्पष्ट है कि ये ऐसे रोग होते हैं जिनके जीन किस गुणसूत्र पर उपस्थित है, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। अब ये वाई सहलग्न रोग कौन से होते हैं, वाई सहलग्न रोग वे रोग होते हैं जिनके जीन वाई गुणसूत्र पर उपस्थित हैं। अब इस कंडीशन में क्या है, इसमें एक्स और वाई दोनों ही गुणसूत्रों पर रोग उत्पन्न करने वाली जीन उपस्थित होती है। तो हम इनकी परिभाषा लिख लेते हैं, तो हमारे पास नोट्स के रूप में सारी चीज रहेंगी। तो सबसे पहले परिभाषा लिखिए, एक्स सहलग्न रोग वह रोग जिसका जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित हो। एक्स सहलग्न रोग कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई कुछ, यानी कि मान लो जैसे पुरुष है एक्स और वाई, ठीक है। पुरुष में तो एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, मादा में मैंने बताया एक्स एक्स होते हैं। तो एक्स सहलग्न रोग क्या है कि ये जो एक्स है क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ही ऐसे जीन उत्पन्न होंगे जिनसे रोग आगे चल के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि इन गुणसूत्रों पर ही ऐसे जीन होंगे जो कि रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वाई गुणसूत्र का कोई लेना देना नहीं है। अब वाई सहलग्न रोग की परिभाषा आप अपने आप लिखेंगे, वह रोग जिसका जीन वाई गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक्स तो ठीक रहेगा और जो वाई है वाई गुणसूत्र, उसके ऊपर जो जीन उपस्थित है उसके द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं। एक्स वाई की परिभाषा भी आप अपने आप लिखेंगे, एक्स वाई सहलग्न रोग क्या है, वह रोग जिसके जीन एक्स और वाई दोनों गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, वो एक्स वाई सहलग्न रोग कहलाते हैं, ठीक है। आपकी किताब में एक्स सहलग्न रोग के जो उदाहरण दिए गए हैं वो है एक्स सहलग्न रोग के उदाहरण, एक्स सहलग्न रोग के उदाहरण। हीमोफीलिया, वर्णांधता, इसे कहते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस। तो बच्चों आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, आपको समझना है। जब तक आप नहीं समझेंगे कि ये एक्स सहलग्न रोग क्या है, वाई सहलग्न रोग क्या है, तो आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं फिर से आपको ये बात ध्यान दिला रही हूँ कि हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है, अपनी एनसीईआरटी किताब को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है। मैंने लगभग सभी टॉपिक्स कवर किए हैं, फिर भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स अगर बाई चांस रह गए हों तो वो आप सिंपली अपनी किताब से ज़रूर पढ़ेंगे। मैं यूँ नहीं कह रही कि पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना है, ये मान के चलो कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है। जैसे आपका एक टॉपिक है क्रोमोसोम सिद्धांत, वो आप मुझे बताएंगे कि क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था,
ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से मुख्य बिंदु आते हैं, ठीक है बच्चे। जितने भी टॉपिक्स थे मैं सब कुछ कवर कर रही हूँ आपके लिए, सब ही इम्पॉर्टेंट, क्या मैं जो थोड़े कम इम्पॉर्टेंट भी हैं मैं वो भी कवर कर रही हूँ, लेकिन बेटा पढ़ना आप ही लोगों को है। अब एग्जाम में मान लो पूछ लिया 2 नंबर का क्वेश्चन कि एक्स संलग्न रोग के उदाहरण लिखिए, ठीक है। आपने लंबे लंबे आंसर तो याद कर लिए कि हाँ एक्स संलग्न रोग क्या है, लेकिन आपको यही नहीं पता उदाहरण क्या है, तो फिर सब कुछ पढ़ना बेकार है। इसलिए अपने बेसिक्स क्लियर रखो, समझने की कोशिश करो कि कौन सी चीज़ क्या है। तो एक्स संलग्न रोग क्या है मैं फिर से बता दूं। एक्स यहाँ पर है गुणसूत्र, आपको पता है एक्स गुणसूत्र ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर लिंग गुणसूत्रों की बात हो रही है, तो लिंग गुणसूत्र एक्स, महिला में एक्स एक्स होते हैं, पुरुष में एक्स वाई होते हैं। तो जो एक्स संलग्न रोग है, इन एक्स गुणसूत्रों पर वे जीन उपस्थित होते हैं जो कि रोग उत्पन्न करते हैं। और इसका एक उदाहरण हो गया आपका हेमोफीलिया, और दूसरा हो गया आपका वर्णांधता। अब एक एक करके हमें इन्हें समझना है कि हेमोफीलिया क्या है और वर्णांधता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया रोग, हीमोफीलिया रोग में होता क्या है सबसे पहले तो ये समझिए। सबसे पहले तो इसमें क्या हो गया, सबसे पहले चोट लगना, ठीक है। चोट लगने के बाद क्या हुआ, निरंतर रक्त का बहना। मान लो कहीं चोट लग गई हमारे हाथ पैर से या कहीं पर भी लग गई, ठीक है, तो क्या होता है, हम नॉर्मल लोगों में क्या हो जाता है कि वहां पर खून का थक्का बन जाता है, ठीक है। सॉरी सॉरी, खून का थक्का वहां पर बन जाता है, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है। ये तो नॉर्मल लोगों की बात हुई, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति है जो हीमोफीलिक है। हीमोफीलिक मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। उसमें क्या हुआ, उसे चोट लगी और चोट लगने के स्थान से लगातार खून बह रहा है। अब जब लगातार खून बह रहा है तो उसमें क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अगर पर एक चीज और लिख सकते हैं, रक्त का थक्का ना बनना, ना बनना जिससे मृत्यु, व्यक्ति की मृत्यु भी एक तरीके से निश्चित ही हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हीमोफीलिया रोग में होता है। अब अगर इसे थोड़ा हम डिटेल में पढ़ें कि कैसे एक्स गुणसूत्र जिम्मेदार होता है इस रोगों को करने में, तो वो समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हीमोफीलिया रोग को दर्शाने के लिए, हीमोफीलिया रोग को दर्शाने के लिए आपको पता है एक्स गुणसूत्र जिम्मेदार है। ये एच मैंने क्यों बनाया बच्चों, ये एच मैंने बताया है जीन, वो जीन जो कि हीमोफीलिया रोग उत्पन्न करता है। और ये तो आपको पता है, ये आपको पता है कि ये गुणसूत्र है। तो ये एक प्रतीक है दर्शाने के लिए कि हाँ जो है वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित ये गुणसूत्र है, और इससे जो ग्रसित होगा व्यक्ति उसे ये रोग भी फिर हो जाएगा। तो एक्स एच मैं फिर से बता रही हूँ, एक्स एच यहाँ पर एच जो दिखाया गया है, एच फॉर हीमोफीलिया, एच वर्ड उससे आया, और एच ये क्या है, एक जीन दिखा रहा है जो कि किस पर उपस्थित है, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है। आपको पता है कि जोड़े में उपस्थित होते हैं गुणसूत्र। तो अगर हम बात करें एक्स एच की, तो ये वाली जो महिला होगी बच्चों, ये कहलाई जाएगी रोगी, रोगी मादा। मादा महिला आपको पता है एक ही मीनिंग होता है, यानी कि जो एक्स दोनों है वो दोनों ही हीमोफीलिक जीन से ग्रसित है, दोनों पर ही एच एच उपस्थित है, तो वो महिला कैसे हो जाएगी, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो जाती है। अब पुरुषों की अगर बात करें तो उनके पास तो एक ही एक्स होता है, और वो भी अगर ग्रसित है उसके ऊपर भी एच उपस्थित है, यानी कि वो व्यक्ति भी कैसा होगा, वो भी रोगी होगा। कौन से रोग की बात करें, हीमोफीलिया रोग की बात कर रहे हैं, रोगी पुरुष। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एक्स एच एक्स, ध्यान से समझेंगे इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर 2 एक्स हैं, दोनों एक्स में एच एच उपस्थित है, तो उसे हम कहेंगे कि वो जो मादा है वो हीमोफीलिक रोग से ग्रसित है। ऐसे ही जो पुरुष है उसका एक एक्स खराब है, उसके पास एक ही एक्स होता है, सॉरी, और एक वाई होता है, और
उसके ऊपर ही एच उपस्थित है, यानी कि वो भी कैसा होगा, वो भी रोगी पुरुष होगा। अब ये वाली चीज़ आपको ध्यान देनी है कि दो एक्स है, महिला है एक्स एक्स, यानी कि महिला की बात हो रही है। अब इसमें एक एक्स तो ठीक है और दूसरा एक्स जो है उस पर एच उपस्थित है, तो ये वाली जो मादा होती है इन्हें हम कहते हैं वाहक। वाहक क्यों कहा है, क्योंकि ये जो होती है नॉर्मल लाइफ जीती हैं। मान लो इन्हें चोट लग गई तो इनको खून का थक्का जमेगा, यानी कि जहाँ से इन्हें चोट लगी है, जहाँ से खून बह रहा है, थोड़ी देर तक खून बहने के बाद इनमें क्या होगा, खून का थक्का ज़रूर बनेगा। ये नॉर्मल लाइफ जैसे ज़िंदगी बिताते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, शादी होने के बाद जब इनके बच्चे होंगे तो उसमें ये क्या करेंगे, ये वंशानुगत करती हैं चीज़ें कि ये जो एक्स है ये इनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकता है। मान लो कि ये जो एक्स एच है ये क्या हो गया, ये ट्रांसफ़र हो गया बच्चों में, स्थानांतरित हो गया, और इसकी जो शादी हुई एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसका एक एक्स पहले से खराब है, तो जो इनकी लड़की होंगी संतान, वो कैसे हो गई, वो आगे चल के ग्रसित हो जाएंगी कौन से रोग से, हीमोफीलिया रोग से। तो आपको ये ध्यान रखना है, वाहक। वाहक क्यों कहा गया, ले जाने वाला, एक जगह से दूसरी जगह इस एच को ले जाने वाले होते हैं ये, ठीक है। और नॉर्मल चीज़ आपको पता है, अगर ये दोनों एक्स एक्स बिल्कुल खाली है, कोई एच नहीं है, तो इसे हम कहते हैं सामान्य मादा। क्या कहते हैं, सामान्य मादा। अगर हम कहें कि एक्स वाई है तो इसे हम कहेंगे सामान्य पुरुष, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये 5 चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको लिख देंगे वाहक, वाहक ये नहीं है, वाहक ये वाला है, ये तो रोगी है, इसके तो दोनों ही एक्स खराब है, दोनों पर ही एच एच है, ये तो मतलब अगर इसके चोट लग गई तो इसकी तो मृत्यु एक तरीके से निश्चित है। लेकिन ये वाले जो है ये नॉर्मल जैसी ज़िंदगी बिताते हैं, बस इन्हें आगे दिक्कत ये होती है कि जब ये अपना वंश चलाते हैं उस दौरान संभावनाएं रहती हैं कि ये गुणसूत्र का एच इनके बच्चों में चला जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम थोड़े से प्रश्न देखते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में से संबंधित। क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछा गया कि कोई पुरुष है, ठीक है, वो रोगी, कौन से रोग की बात हो रही है, हीमोफीलिया, ठीक है, वो हीमोफीलिक है। तो तुरंत आपके ध्यान में आना चाहिए कि जब पुरुष हीमोफीलिक है यानी कि उसका गुणसूत्र क्या हो गया, उसका गुणसूत्र आपने लिखा एक्स एच और वाई। वाई का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि एक्स संलग्न रोग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका विवाह जो हुआ, इसका विवाह हुआ एक वाहक स्त्री से, एक स्त्री से जो कि वाहक है कौन से रोग की, हीमोफीलिया रोग की वाहक है। तो आपको तुरंत फिर इसका भी गुणसूत्र याद रखना है, इसका गुणसूत्र आप लिखेंगे, महिला है तो पहले दोनों एक्स बना दिए, फिर इसके एक एक्स के ऊपर एच लिख दिया और एक ठीक है, वाहक है यानी कि एक ठीक है और एक दूसरा खराब है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी वंशागति दर्शाइए, यानी कि कितनी संभावनाएं हैं कि इनकी जो संतान उत्पन्न हो, लड़का लड़की, वो कितने इनमें से हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे और कितने सामान्य होंगे, ठीक है। तो ये करने के लिए आप क्या करेंगे, सेम वही चीज़ करेंगे जो हम मेंडल के मटर के प्रयोग के साथ जो प्रक्रिया करते थे। पुरुष है, ठीक है, पुरुष, इसके गुणसूत्र यहाँ लिख दिया एक्स एच वाई, इसका निषेचन करवाना है स्त्री के साथ जो कि वाहक एक्स एच एक्स, ठीक है। ये पुरुष का मैंने प्रतीक बताया, आपको समझ में आ गया होगा, ये हम पहले भी समझ चुके हैं सारी चीज़। मादा के लिए हम ऐसे दर्शाते हैं, इसके युग्मक बनेंगे, इसके युग्मक बन गए एक्स एच, इसके युग्मक बन गए वाई, इसके युग्मक बन गए एक्स एच, इसका युग्मक बन गया एक्स, ठीक है। यहाँ तक तो ये सारी चीज़ क्लियर है कि ये जनक है और ये बना दिए युग्मक। अब क्या होगा, इसका निषेचन इसके साथ करना है, एक्स एच एक्स एच, फिर इसका इसके साथ करना है एक्स एच एक्स, फिर इसका इसके साथ करना है एक्स एच वाई, फिर इसका इसके साथ करवाया एक्स वाई, ठीक है। ये एक्स एच है, यानी कि यहाँ पर एक्स एक्स है यानी कि संतान कौन सी है, लड़की हुई है। तो जो लड़की है वो कैसी है, वो रोगी है, कौन से रोग की बात हो रही है, हीमोफीलिया, एच यानी कि हीमोफीलिया। यहाँ पर आप लिखेंगे रोगी
लड़की, क्या लिखेंगे, रोगी लड़की। XHX है यानी कि लड़की ही है लेकिन वो कैसी होगी, वाहक, वाहक लड़की। XHY है यानी कि ये क्या हो गया, ये पुरुष है, पुरुष में एक ही X होता है, वो भी खराब है यानी कि वो भी H से रिलेटेड, उस पर H उपस्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, रोगी लड़का। XY है तो ये क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा सामान्य लड़का। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, शायद आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा। XHX है, ये हो जाएगी रोगी लड़की। XHX है, ये हो जाएगी वाहक लड़की। XHY है तो ये हो जाएगा रोगी लड़का। XY बनेगा तो वो हो जाएगा सामान्य लड़का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वंशागति निकालना आ गया कि कैसे पता चलेगा कि एक पुरुष जो है वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, उसका विवाह हो गया एक ऐसी स्त्री से जो कि हीमोफीलिया की वाहक है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम अपने तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। अब मान लो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर पुरुष जो है वो सामान्य है, ठीक है, सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष का विवाह हुआ कैसी स्त्री के साथ, हीमोफिलिक स्त्री के साथ, यानी कि रोगी स्त्री के साथ। ये प्रश्न है, इसकी वंशागति निकाल, यानी कि संतानों में क्या संभावना है कि हीमोफीलिया रोग जाएगा, कितना जाएगा, ठीक है, और कब नहीं जाएगा। सामान्य पुरुष यानी कि इसके लिए आपने लिख दिया XY, इसका निषेचन करवाया रोगी स्त्री, रोगी है तो दोनों X ही हीमोफीलिया से ग्रसित है। तो सेम पहले के तरीके से आप निकालेंगे, मुझे बताएंगे क्या रिजल्ट आया, युग्मक बनाएंगे, फिर उनका निषेचन करके लास्ट में मुझे बताएंगे कि क्या हुआ, क्या लड़के में हीमोफीलिया रोग हुआ या फिर लड़की में हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये हीमोफीलिया समाप्त हुआ। लास्ट जो हमें समझना है रोग वो है वर्णांधता। वर्णांधता, वर्णांधता को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। होता क्या है इसमें, इसमें जो व्यक्ति होता है वो रंगों की पहचान नहीं कर पाता, ठीक है, और मेनली वो रंग कौन से होते हैं, लाल और हरा। रंगों की पहचान न कर पाना, यानी कि इस रोग में क्या हुआ, जो रेड और ग्रीन रंग थे उनके बीच व्यक्ति जो है वो अंतर नहीं कर पाता मेनली, जिस वजह से उसे काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये जो कंडीशन होती है, जैसे बोलते हैं ना मेडिकल चेकअप हुआ, तो ये डॉक्टर में या फिर जो रेलवे में होते हैं जो व्यक्ति, अगर उनके अंदर ये रोग है तो उन्हें नौकरी नहीं दी जाती है, ठीक है। तो हमें बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता कि हाँ हम इस रोग से पीड़ित हैं या नहीं हैं, ठीक है। यानी कि इन व्यक्तियों के लिए लाल और हरे रंग को पहचान पाना एक तरीके से बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस रोग को क्या नाम दिया गया बच्चों, वर्णांधता। नाम से स्पष्ट है, वर्ण, वर्ण मतलब रंग, अंधता यानी कि अंधापन, यानी कि कलर्स को पहचान ना पाना। अब इसमें भी सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। वर्णांधता को दर्शाने के लिए कौन सा प्रतीक हम यूज करते हैं, एक्स सहलग्न रोग है यानी कि एक्स गुणसूत्र बना दिया। अब यहाँ पर बना दिया हमने सी क्यों बनाया, कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि सी से शुरू है वो अल्फ़ाबेट सी हमने लिया कलर ब्लाइंडनेस के लिए। जैसे हीमोफीलिया के लिए हमने लिया था H, तो ये सी क्या है, ये जीन है, कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, और ये हो गया गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र, ठीक है बच्चों। तो सेम वही चीज़ वैसे ही है, बस H की जगह C होगा और सारी चीज़ वही की वही है, XC। तो ये कैसी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी रोगी माता। अब यहाँ पर कौन सी रोग की बात हो रही है, वर्णांधता रोग की बात हो रही है यहाँ पर। अगली चीज़ है XC1, इसे हम कहेंगे रोगी पुरुष। अगली चीज़ है आपकी XCX, यहाँ
पर भी ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये हो जाएगी वाहक, वाहक मादा। सेम वही वाली बात है कि यहाँ पर एक x के ऊपर c है और दूसरा x बिल्कुल ठीक है, इसलिए ये भी मादा कैसी कहलाई जाती है, वाहक। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पुरुष कभी भी वाहक नहीं होते, मादा ही वाहक होती है, ठीक है। और XX ये हो गई सामान्य स्त्री और XY ये हो गया सामान्य पुरुष। ये आपको पांचों चीज ध्यान रखनी है, सेम वही चीज़ है, बस H की जगह यहाँ पर C है। इसके ऊपर भी आप एक प्रश्न हल करके देखेंगे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कैसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि मान लो कोई पुरुष है, वो वर्णांधता से पीड़ित है, पुरुष है वो वर्णांधता से पीड़ित है, तो यानी कि उसका आपने प्रतीक बना दिया XCY। इसका विवाह जो करवाया गया वो कैसी स्त्री से कराया गया, मादा वाहक से, मादा वाहक से कराया, तो ये हो गया XCX। एक X ठीक है और दूसरे पे C उपस्थित है। अब सेम वैसे ही करेंगे, इसके युग्मक बनाएंगे XC और Y, इसके युग्मक बनाएंगे XC और X। अब इनके मध्य निषेचन प्रक्रिया करवाएंगे, XC ये हो गया XCX, अब ये हो गया, हाँ पहले ये करना है XCY और ये हो गया XY, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, XCX यानी कि ये रोगी लड़की, जो लड़की पैदा हुई वो कौन से रोग से ग्रसित है, वो वर्णांधता रोग से ग्रसित है। XCX वो कैसे हो गई, वाहक लड़की, ठीक है। ये कैसे हो गई XCY, ये हो गया रोगी लड़का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वर्णांधता में वंशागति कैसे होती है। क्वेश्चन आप कैसे भी बदल के अपने आप ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मादा वर्णांधता का विवाह जो हुआ वो सामान्य पुरुष है, पुरुष वाहक कभी मत लिखना, क्योंकि पुरुष कभी भी वाहक नहीं होते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो लड़की पैदा हुई उनमें से एक तो वाहक हुई और दूसरी कैसी हुई, रोगी हुई। लड़के दो हुए, एक सामान्य रहा और दूसरा कैसा रहा, रोगी रहा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका अध्याय 5 आज समाप्त हो गया। कल से हम अपना अध्याय 6 शुरू करेंगे। अध्याय 5 बहुत ही हमारा लंबा चैप्टर था, अध्याय 6 भी हालांकि लंबा है लेकिन इसके मुकाबले थोड़ा कम लंबा रहेगा वो। तो सारी चीज़ें अच्छे से आप रिवाइज़ करते चलें और बाकी की चीज़ें हम यानी कि अध्याय 6 कल से अपना शुरू करेंगे। धन्यवाद।